हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पद्मावत में प्रेम कथा। पद्मावत में जो प्रेम कथा है उसमें मेनली रतन सेन है, पद्मावती है और नागमती है। इन तीनों के बीच में यानी नागमती और पद्मावती के बीच में रतन सेन है और उनकी पूरी प्रेम कथा को दर्शाया गया है। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, जिसमें कई चीज़ें आएंगी। मैं चाहती हूँ कि बीच बीच में उन चीज़ों को मैं विस्तार से आपको बताऊं। फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता दूं, जैसे जो जगह है जहाँ पे पद्मावती है उसका जन्म होता है वो सिंघल द्वीप है। कहाँ है? मानसरोवर के पास में है जहाँ पर उसका जन्म होता है। और जो राजा गंधर्व सेन है उनकी बेटी है ये पद्मावती। और हीरामन जो तोता है वो नागमती का इसका पद्मावती का फेवरेट तोता है। और चित्तौड़ में एक राजा हैं, राजा रतन सेन, वो क्या बोलते हैं नागमती के प्रेम में पड़ जाते हैं। और उसी लिए उनकी एक पत्नी रतन नागमती होते हुए भी रतन सेन क्या करते हैं, पद्मावती से प्रेम रचते हैं। ये चीज़ें हम धीरे धीरे आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम जो ये पद्मावती की प्रेम कथा थी उस पर। और जैसे इसमें ये कुछ लाइनें हैं इम्पॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। मैं मेनली क्या है कि ये चीज़ें आपके लिए इसीलिए लाई हूँ ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मटेरियल मिल जाए। तो आप वीडियो रोककर इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे। जैसे पद्मावती का नागमती वियोग, मतलब जो ये पद्मावती जो है पद्मावत, वो रचना किसकी? जायसी की। तो जायसी ने ना इसमें नागमती वियोग खंड, उसमें क्या है स्पेसिफिकली उन्होंने नागमती के वियोग के बारे में वर्णन किया भी, इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से हम बात करेंगे। और उसमें 12 मासा की तर्ज पर ये लोक काव्य रचा गया है। इसको एक लोक काव्य के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसमें मतलब राजा रानी होते हुए भी बिल्कुल साधारण जन की तरह इनकी बातें कही जाती हैं और बिल्कुल दंत कथाओं की तरह ये पूरी कथा हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इन कथाओं में ना जायसी की ना कल्पना शक्ति हमें देखने को मिलती है कि कितनी प्रौढ़ उनकी कल्पना शक्ति थी। जो एक साधारण सी कहानी जिसकी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी उन्होंने एक ऐसी रचना रचती जिसमें क्या होता है, पद्मावती जौहर करती है, रतन सेन को अलाउद्दीन खिलजी उठा के ले जाता है। यानी ऐतिहासिक पात्रों को डालने की वजह से क्या होती है, ये कहानी हमें ना बल्कि काल्पनिक या दंत कथा नहीं वास्तविक लगने लगती है। तो ये सब समझने की ज़रूरत है ना। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है पद्मावती। चलिए, तो यहाँ पे प्रबंध काव्य में क्योंकि अभी मेरा जो एक नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा पद्मावत की प्रबंधात्मकता। ये एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो अगर हम प्रबंध काव्य की बात करें तो प्रबंध काव्य में 12 मासा का प्रयोग पूरी तरह भारतीय है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये याद है कि पद्मावत की प्रबंधात्मकता क्या है। और जो प्रबंध काव्य होते हैं उसमें जो 12 मासा वर्णन होता है, वियोग का वर्णन होता है, ये पूरी तरह क्या है, भारतीय है। मतलब भारतीय साहित्य में आपको देखने को मिलेगा। वहीं सूफी साहित्य में प्रेमाख्यानों में ये चीज़ें आपको देखना, प्रेम आख्यान बोलो या मसनवियाँ बोलो, दोनों के मतलब ही एक होता है, यानी प्रेम कथाएं, है ना। तो उसमें 12 मासा जैसा वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान से देखना कि भारत में लोक गाथाओं का जो भारत में लोक गाथाएं हैं वैसे मतलब लोगों के बीच में जो प्रचलित एकदम सुना देना मुंह से ही सिंपल, उसका लिखित कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी गाथाओं का अभाव नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह अरब और फारस में लैला मजनू की कहानियां हैं, किसी से भी सुन लो, लोगों को पता होती हैं, प्रॉपर लोगों के बीच में प्रचलित होती हैं, या सीरी और फरहाद की प्रेम कथा है, या यूसुफ जुलेखा जैसी जो कथाएं दंत कथाएं हैं बन गई, उस रूप में वेदों पुराणों में वर्णित प्रेम कथाएं दंत कथा नहीं बन सकी। यानी कि ये एक तरह से हमारे लिए ही हमारी लॉस है कि हमारे यहाँ ऐसी जो इतनी मतलब उस टाइम में भी इतनी थी आज़ादी लोगों के बीच में कि वहाँ पे क्या होता है, लोग जो ऐसी प्रेम कथाओं को खुलकर लोगों के बीच में प्रचलित हुई। लेकिन एक्चुअल में हमारे यहाँ वेदों और पुराणों में इतना आदर्श दिखाया गया कि ऐसी दंत कथाएँ प्रचलित
नहीं हो पाई। अगर लोगों के बीच में होती भी तो उसे बुरा माना जाता था, है ना। लोक में प्रचलित ना होने के कारण उसका विस्तार क्या है, हमारे यहाँ जो प्रेम कथाएं थी वो लोगों के बीच ऐसा नहीं कि थी नहीं। जैसे अगर हम बात करें दुष्यंत शकुंतला हो गया, या उषा अनिरुद्ध हो गया, या नल दमयंती की प्रेम कथा हो गई, या माधवानल और कामकंदला, ऐसी ही कथाएं जो प्रेम कथाएं, लेकिन क्या है कि उसको वो लोग प्रचलन में नहीं आ पाई, उनका जन सामान्य के बीच में विस्तार नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जैसे तोता मैना और सरंगा सदाब्रिज, ऐसी लोक गाथाएं जो भारतीय जनमानस में रची बसी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि उन्हें काव्य के रूप में नहीं रचा गया, यानी कि जो लोगों के बीच में प्रचलित भी हुई उसे काव्य रूप में नहीं ढाला गया, ठीक है। इतनी चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझाया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जस्ट मतलब हम बेस तैयार कर रहे थे। अब हम जो जायसी ने अपने प्रेमाख्यान के लिए रतन सिंह नामक ऐतिहासिक पात्र को लिया है और बाकी कथा अपनी कल्पना से जोड़ ली है ना। मैंने आपको बताया कि मतलब इन्होंने एक पात्र ले लिया इतिहास से, रतन सेन जो चित्तौड़ के राजा थे, ठीक है। और राजा चित्रसेन जो थे, जो मर चुके थे, तो उनका बेटा था रतन सेन, है ना, चित्तौड़ का, तो वही राजकाज संभालता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये कहानी उन्होंने जायसी ने रची अपनी कल्पना के हिसाब से, है ना। और ऐसी कथा को बुना जिसे लोग क्या बोलते हैं, इतिहास मानने लगे, बट एक्चुअल में वो इतिहास नहीं था। अब देखिए, जो अधिकांश आलोचक हैं पद्मावत को दो भागों में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखिए, अधिकांश आलोचक पद्मावत को दो भागों में विभाजित करके उसका मूल्यांकन करते हैं। रतन सेन की सिंघलदीप यात्रा से लेकर पद्मिनी जो है या पद्मावती है के साथ पुनः चित्तौड़ लौटने तक पूर्व आर्ध, यानी कि एक पार्ट तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो जब रतन सेन क्या होता है कि पद्मावती का एक जो तोता होता है, ठीक है, जब वो रतन सेन के पास आता है, मतलब उसकी पूरी प्रॉपर कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी। उसमें क्या होता है कि पद्मावती का जो तोता होता है उसको बहुत प्रिय होता है, उसका नाम हीरामन होता है। वो तोता पद्मावती को बहुत प्रिय होता है और वो पद्मावती की सुंदरता का बहुत बखान करता है। तो एक बार वो कहता है पद्मावती से कि मैं तुम्हारे लिए पूरा भारत भ्रमण करके आता हूँ, विश्व भ्रमण करके आता हूँ, तुम्हारे लिए सबसे उचित वर ढूंढ के लाऊंगा मैं। तो ये बात जब उसको पता चलती है पद्मावती के पिता गंधर्व सेन को, तो वो उस तोते को मतलब क्रोधित हो जाते हैं, उस तोते को मरवा डालने की बात करते हैं। लेकिन पद्मावती को जब ये बात पता चलती है तो वो किसी तरह अपने तोते को बचा लेती है। और फिर उसके बाद लेकिन फिर तोते को बहुत तिरस्कृत सा लगता है, बहुत बुरा सा लगता है। वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन किसी तरह पद्मावती इस तोते को रोक लेती है। वो उस समय तो किसी तरह रुक जाता है, लेकिन आखिरकार वो उड़ के चला जाता है और जंगल में चला जाता है, जहाँ पे उन जिन 10 तोतों के बीच में रहता है एक पेड़ पर, और वहाँ उसे बहुत आदर सत्कार मिलता है। और फिर उसके बाद वो मतलब इंसानों जैसी भाषा बोलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक बार ना शिकारी वहाँ आता है, और ऐसे में क्या होता है कि बाकी सारे तोते तो उड़ जाते हैं, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो वो शिकारी उसको पकड़ लेता है और बाजार में जाके बेचता है, जहाँ पे रतन सेन उस बोलने वाले तोते को समझकर, मतलब भविष्यवाणी करने वाला तोता समझकर उसको खरीद लेते हैं, फिर से अपने दरबार में ले जाती है। तो वहाँ पर ना नागमती कहती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ऐसा तोता सुनता है तो वो ना पद्मावती को खूबसूरती का वर्णन वहाँ पे कर देता है। तो नागमती सोचती है कि अगर ये जो खूबसूरती का वर्णन है उसने रतन सेन के सामने कर दिया तब तो मेरे लिए दिक्कत, मेरे लिए प्रतिस्पर्धा खड़ी हो जाएगी। तो उसने उसको मरवाने का आदेश दे दिया। फिर वो उसको ले गया जो मरवाने के लिए उसका दास था, लेकिन उसने क्या किया, उसको मारा नहीं, उसने उसको छुपा दिया। फिर क्या हुआ कि एक बार ना मतलब रतन सेन जा रहे थे, फिर उन्होंने मतलब तोते ने उनको पलट के नहीं देखा तो राजा को बुरा लगा, वो उससे अपना तिरस्कार समझ बैठे और फिर उसको दरबार में बुलाया गया। और दरबार में जिस तरह उसने पद्मावती की खूबसूरती का वर्णन किया ना, वो इतना बेहतरीन था कि राजा उत्सुक हो गए, मतलब किसी भी तरह बस पद्मावती से मिलना चाहते थे, है ना। तो उसके बाद फिर वो अपने
योगी रूप लेकर अपने जो दास हैं उनके साथ निकल पड़े। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो काफ़ी मतलब देश पार करके फिर वहाँ वो पहुँचे और मानसरोवर के पास जो द्वीप था, सिंघल द्वीप, वहाँ वो पहुँचे और वहाँ उन्होंने क्या किया, उससे मतलब पद्मावती से विवाह करने की बात कही। ठीक है, और जो उनके पिता थे राजा गंधर सेन नागमती के, वो योगी के द्वारा ऐसा प्रस्ताव देकर क्रोधित हो गए। ठीक है, बाकी कथा मैं आपको बाद में बताती हूँ, है ना, जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी वैसे वैसे बताती जाऊंगी। तो चलिए, जैसे इतना तो आपको समझ में आ गया ना। फिर जैसे मतलब ये चीज़ें हैं, और फिर उसमें शिव और पार्वती कैसे उनकी हेल्प करते हैं, फिर हनुमान कैसे उनकी हेल्प करते हैं, और फिर आखिरकार जब वो मान जाते हैं कि हाँ ये कोई योगी ने वो राजा हैं, तो उनके जो पिता हैं गंधर्व सेन पद्मावती के, वो कहते हैं बेटी आपकी ही है, आप पुत्री आपकी, शिव जी से कहते हैं ये पुत्री आपकी है, आप जिस मर्जी से उसका विवाह कर दीजिए। फिर वो क्या होता है, रतन सेन उसको वापस चित्तौड़ लेकर लौट रहा होता है, फिर समुद्र की घटना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ये क्या है, पूर्वार्ध का हिस्सा है। फिर उसके बाद दूसरा जो पार्ट आलोचक उसमें बांटते हैं, उसमें क्या है, राघव चेतन के निकाले जाने से लेकर, राघव चेतन कौन है, एक सन्यासी है। ठीक है, वो उसकी और राघव चेतन की हरकतों की वजह से, कि मतलब उसने जैसे एक दिन नेक्स्ट डे वो दिन आने वाला है, उससे पहले उसने अपनी अद्भुत शक्ति से उस ब्राह्मण ने क्या किया था, वो दिन ला दिया था। फिर क्या बोलते हैं, उसकी जो मतलब झूठ पकड़ा गया था, उसकी वजह से उसको राजा बाहर निकाल देते हैं। तो वो वाला हिस्सा इसमें आता है जिसमें वो पद्मावती की सुंदरता को देखता है और वो अलाउद्दीन खिलजी को जाके बता देता है। यानी राघव चेतन के निकाले जाने से लेकर पद्मावती के सती, है ना, कि पद्मावती जो होती है वो सती हो जाती, वो जौहर कर लेती है, तो सती होने तक के जो पार्ट है उसको उत्तरार्ध कहा गया है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। रतन सेन का हीरामन तोते से, है ना, तो अब ये छोटे छोटे उसमें पॉइंट्स में बता दिया गया है कि ये जो है पूरी पद्मावती जो रचना है उसमें क्या होता है, रतन सेन का हीरामन जो तोता है से पद्मावती के रूप सौंदर्य को सुनकर योगी का वेश में 16,000 योगी के साथ सिंघल द्वीप जाना, है ना। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रतन सेन जब हीरामन तोते से पद्मावती की सुंदरता का वर्णन सुनता है तो योगी वेश धारण कर लेता है और अपने 16,000 दासों योगियों के साथ कहाँ, सिंघल द्वीप के लिए निकल जाता है। फिर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता है। फिर सहन कर वापसी में समुद्र का कोपभाजन बनकर बिछोड़ने, ठीक है, बिछड़ना यानी कि क्या होता है कि वो ना जब आ रहा होता है, ठीक है, तो कि जब उसका विवाह हो जाता है, उसके पीछे भी पूरी एक कहानी होती है कि कैसे मतलब उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते कि ये कोई राजा है। वो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि शिव पार्वती आते हैं उनकी हेल्प के लिए, हनुमान जी आते हैं, फिर वो मान जाते हैं तो उनका विवाह करवा दिया जाता है। फिर वो उसके पिता जो होते हैं लड़की के, पद्मावती के, वो उसको बहुत सारा उपहार देते हैं, बहुत अमूल्य वस्तु देते हैं। फिर वो वापस आ रहे होते हैं तो समुद्र के जो देवता होते हैं वो क्या करते हैं, वो उससे बोलते हैं कि मतलब मुझे दे दो ये कुछ चीज़ें, दूसरा रूप धारण करके आते हैं। तो वो लालच दिखाता है, वो मना कर देता है, वो उसको तिरस्कृत कर देता है। तो तिरस्कृत करने की वजह से क्या होता है, समुद्र बहुत सारी अड़चनें रतन सेन के सामने ला देता है और ऐसी अड़चनें लाने की वजह से रतन सेन कहीं और बह जाते हैं और पद्मावती कहीं और बह जाती है। तो यानी कि उनका बिछड़ना आदि जो है परिकथाएं जैसे हमें भले लगती हैं, है ना। तो वो बातें कही गई पद्मावती के पूर्वार्ध, यानी कि जो पहले की मतलब रतन सेन उससे विवाह करने जाता है वो वाला की कथा बिल्कुल लोक कथाओं जैसी है, क्योंकि योगी जैसा रूप धारण करके वो जाता है ना। ये सब चीज़ें निस्संदेह कथा लोक में प्रचित ही होगी। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि ऐतिहासिक घटनाएं भी लोक रुचि में रंगकर लोक गाथात्मक हो जाती हैं। इसमें चमत्कार अति मानवीय घटनाएं जुड़ जाती हैं स्वयं ना। ये सब चीज़ें मतलब यही बोला गया है कि ऐतिहासिक घटनाएं लोक रुचि में रंगकर लोक गाथात्मक बन जाती हैं, उसमें चमत्कार और अति मानवीय घटनाएं भी शामिल हो जाती हैं। चलिए, पद्मावत लोक कथा के आधार पर रचा गया जैसी का लौकिक काव्य है। ये बात बिल्कुल सही है ना कि लोक गाथा के आधार पर रचा गया है और लौकिक काव्य है जिसमें मनुष्य प्रेम, उत्साह, घृणा, संभावना,
के साथ संघर्ष करता, हारता और जीतता है। कैसे वो समुद्र में बह जाते हैं। फिर उसके बाद समुद्र की पुत्री जो होती है लक्ष्मी, वो उसे देखती है पद्मावती को, तो वो उसको अपने साथ लेके जाती है, वो उसको ठीक करती है। फिर उसके बाद वो पद्मावती उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे पति को रतन सेन से मुझे मिला दो। फिर वो अपने जो लक्ष्मी समुद्र की पुत्री होती है वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है, तो उसके पिता रतन सेन से उसको मिलवा देते हैं। फिर वो लोग ना वहाँ से और बहुत सारी अमूल्य वस्तु भी देते हैं। फिर उसके बाद वो वापस अपने चित्तौड़ के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कथा इसमें है। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि कैसे हिंदी के सूफी काव्यों में जो अनेक कथानक रूढ़ियों और प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, ये कथानक रूढ़ियाँ प्राय एक जैसी हैं। यानी कि एक तरह से पद्मावती को कथानक रूढ़ियाँ से प्रचलित काव्य माना जाता है। तो वो सब चीज़ें इसमें हैं। जैसे इसमें देखिए मानवेतर प्राणी, मतलब साधारण मानव ना होकर उससे अलग है ना। जैसे जो हीरामन तोता है वो एक प्राणी है, लेकिन वो साधारण प्राणी, मतलब तोते जैसा तोता नहीं है। वो आवाज़ आदमी की तरफ बातें करता है, तो उसे मानवेतर प्राणी कहा जाता है, जो थोड़ा सा असामान्य होना है। महेश पार्वती का रतन सेन की परीक्षा लेना, यानी कि शिव और पार्वती पहले रतन सेन की का टेस्ट लेते हैं। फिर उसे जब वो टेस्ट में पास हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्योंकि जो पार्वती है ना वो पद्मावती का रूप धारण करके आती है और उससे कहती है कि मैं पद्मावती हूँ। लेकिन वो देखता है, मतलब वो किसी तरह पहचान जाता है कि ये ना पार्वती मतलब ये सामान्य इंसान नहीं है, तो ईश्वरीय रूप है कोई। तो फिर वो उसके चरणों में गिर जाता है और फिर उसके बाद ना वो उसे सिद्धि गुटी, जब वो टेस्ट में पास हो जाता है तो वो उसे सिद्धि गुटिका दे देते हैं, है ना। गुटका मतलब जो सिद्धि गुटका है वो दे देते हैं। फिर उसके बाद रतन सेन को सूली देने के समय महेश पार्वती का नटिनी का रूप धारण कर वहाँ पहुँचना, यानी कि क्या होता है, फिर ये वो उसको दे देते हैं। और उसके बाद फिर रतन सेन क्या करता है कि जब वो उसके पास जाता है ना, पद्मावती के पिता के पास, गंधर्व सेन के पास, तो फिर वो क्या करते हैं उसको सूली, क्योंकि वो मानते नहीं है कि कोई राजा वाजा होगा, उसको सूली पर चढ़ाने लगते हैं। तब वो वहाँ पे जो शिव और पार्वती हैं वो नटनी का रूप लेकर आ जाते हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और फिर वो उसको बताते कि नहीं ये कोई ये एक राजा है, ये कोई योगी नहीं है। और फिर उसके बाद मतलब हनुमान जी भी उनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि जोगियों का सिंघल द्वीप के सैनिकों से युद्ध होता है और हनुमान द्वारा जोगियों की सहायता की जाती है। जो 16,000 जोगिया उनके साथ आए थे और फिर शिव जी युद्ध में आते हैं और रतन सेन का पद्मावती के साथ और 16,000 योगियों का फिर क्या होता है कि जो रतन सेन है उसका पद्मावती से विवाह हो जाता है और उसके साथ जो 16,000 योगी आते हैं वो पद्मिनी स्त्रियों से, यानी कि जो पद्मावती की वो होती हैं दासियाँ, उनसे विवाह कर लेते हैं। समुद्र का नायक के रूप में रतन सेन से भिक्षा मांगना, फिर क्या होता है जब उसको दहेज में इतना सारा पैसा मिलता है, इतना सब कुछ उपहार मिलता है, तो फिर समुद्र के जो नायक होते हैं वो रतन सेन से भिक्षा मांगते हैं। लेकिन रतन सेन क्या करता है, तिरस्कार कर देता है। फिर वो क्या होते हैं, भीषण तूफान ला देते हैं। तिरस्कृत रूप में समुद्र क्या करता है, भीषण तूफान लाता है। रतन सेन पद्मावती का अलग अलग दिशाओं में बह जाना, फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में बह जाते हैं। देखिए जो चीज़ें मैंने बताई ना वही चीज़ें आ रही है इसमें, है ना। फिर समुद्र की कन्या लक्ष्मी द्वारा दोनों को मिलाने का वचन देना, है ना। फिर समुद्र की कन्या जो है मतलब समुद्र की जो बेटी है लक्ष्मी, वो क्या करती है, दोनों को मिलाने का प्रॉमिस उनसे करती है। फिर वो पूर्ण मिलन के बाद समुद्र द्वारा रतन सेन को 5 अनमोल पदार्थ दिए जाते हैं। घटनाएं लोक कथा जैसी जिज्ञासा कुतूहल उत्पन्न करने वाली अति रंजनापूर्ण अविश्वसनीय कथाएं हैं, है ना। इसमें प्रेम कथा के वे सभी तत्व मौजूद हैं जो प्रेम कथा के लिए अनिवार्य होते हैं। इस प्रकार पद्मावती का अपूर्व भाग पूरी तरह लोक गाथात्मक है ना। और किंतु पद्मावत केवल लोक गाथा नहीं है, एक काव्य है जिसमें कवि की एक विशेष जीवन दृष्टि है। यही जीवन दृष्टि उसे लोक गाथा होने से बचाती है। पद्मावत के लोक गाथात्मक रूप को बचाने के लिए उसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों को देखना जरूरी है। सबसे पहले नागमती वियोग
वर्णन को लिया जा सकता है। यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे कि नागमती का वियोग, क्योंकि देखिए उसमें उसने क्या चीज़ें कही हैं। जैसी जो देखो जो अभी बताती हूँ मैं। देखिए जैसे वो जायसी है ना, उन्होंने पद्मावत में नागमती का जितना मार्मिक वियोग चित्रण किया है ना, उतना और किसी कवि की रचना में हमें नहीं मिलता है। जायसी प्रेम के कवि हैं, उन्होंने इस प्रेम की विशद व्यंजना पद्मावत में की है। पद्मावत का यह प्रेम त्रिआयामी है। एक तरह नागमती और दूसरी तरफ पद्मावत है ना, दोनों के बीच में रतन सेन होते हैं, दोनों के केंद्र में रतन सेन होते हैं। और नागमती का चरित्र एक साधारण और औरत और पत्नी का चरित्र तथा पद्मावत का चरित्र एक कैसा है, प्रेमिका का है ना। पद्मावती जो है वो प्रेमिका है और वहीं पे नागमती जो है वो पत्नी है, उस रूप में उस काव्य में दर्शाया गया है। प्रेमिका होकर अपने प्रेमी से वियुक्त होकर भी पद्मावती को वह तड़प नहीं है ना। प्रेमिका होती है लेकिन उसमें वो तड़प नहीं होती है। वहीं पे नागमती क्योंकि पत्नी है ना, जो एक साधारण औरत के रूप में नागमती में विद्यमान है। नागमती का यह चरित्र लोक गाथाओं की गृहस्थ स्त्रियों जैसा है। नागमती का जो चरित्र लोक गाथाओं की गृहस्थ स्त्रियों जैसा है। संभवतः इसलिए जायसी का चरित्र नागमती की भाव दशा में ज्यादा रमा। गृहस्थ स्त्री के रूप में थी नागमती है ना। वो जब रतन सेन पद्मावती से विवाह के लिए गए, उसके सौंदर्य में एकदम मग्न हो गए, तब वहाँ पे वो जो नागमती है वो सालों तक उनका इंतज़ार करती है। तो उसका वो वियोग जो टाइम पीरियड था, उसमें जो उसकी वियोग की दशा है उसका बहुत ही खूबसूरती से जायसी वर्णन करते हैं। जायसी का कवि नागमती की भाव दशा में ज़्यादा रमा, इसलिए जायसी नागमती के वियोग वर्णन को विशेष रूप से चित्रित करने में सफल हुए हैं। विरह दशा में प्रेम अपनी संपूर्णता में परिलक्षित होता है। प्रेम है तो वियोग भी होगा। प्रेम में वियोग और रस दोनों हैं, जैसे मोम के छत्ते में शहद बर्रो दोनों होते हैं। यानी अगर प्रेम है तो उसमें वियोग संयोग वियोग दोनों अवस्थाएं होती हैं। और क्योंकि कहा जाता है ना, एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। जायसी का प्रेम विशुद्ध भारतीय है, एकदम शुद्ध भारतीय रूप में उन्होंने उसे प्रदर्शित किया है। प्रेम से वियुक्त होने पर नागमती पटरानी से एक सामान्य स्त्री में बदल जाती है। सामान्य स्त्री का रूप ले लेती है। वो सामान्य स्त्री जैसा जीवन जीती है, जिसकी मुख्य चिंता में छोटी छोटी बातें शामिल है, जैसे बरसात आ गई है, पति नहीं है, घर की मरम्मत कौन करेगा, उसके पास नए सिरे से घर बनाने का सामान भी नहीं है ना। तो ये चीज़ें कौन है, एक सामान्य साधारण स्त्री ऐसी चिंताएं करती है। वैसी चिंताओं के माध्यम से उन्होंने उसके वियोग का वर्णन किया है। नागमती के वियोग वर्णन के वक्त जायसी की मनोदशा एक लोक कवि जैसी हो गई है और नागमती खंड लोक काव्य है। नागमती विरह की आग में तपकर अपने सारे गर्व को भूल जाती है और अपनी सौत के पास पक्षी से भिजवाए संदेशों में कहती है कि यद्यपि मैं रतन सेन की ब्याहता हूँ, किंतु मुझे भोग से कोई वास्ता नहीं है, मैं तो उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। यानी कि वो चाहती है, वो बताती है कि जो पद्मावती उसकी सौत है ना, तो संदेश भिजवाती, कहती है मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा पति चाहिए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। नागमती कि ये सहृदयता और त्याग की पूरी अवधारणा लोक साहित्य की है। जायसी ने इसे लोक परंपरा से ही ग्रहण किया है। वास्तव में नागमती वियोगखंड की पूरी रचना लोक गाथाओं से प्रेरित है। और पद्मावती के नागमती वियोगखंड के अलावा जहाँ जहाँ लोक गाथात्मक आधार ग्रहण किया है, उसमें पद्मावती सुआ भेंट खंड भी है। ठीक है, यानी पद्मावती और जो वो तोता होता है उसका जो भेंट होता है, वो एक लंबे समय के बाद हीरामन जो उसका तोता है वो पद्मावती से मिलता है और पद्मावती उसे गले लगा लेती है, किंतु उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। एक राजकुमारी का एक तोते से इतना प्रेम और उससे मिलने की इतनी खुशी बिल्कुल लोक गाथाओं दंत कथाओं जैसी है। इस तरह जायसी ने मानव प्रेम का विस्तार किया। उसी तरह पद्मावती का विश्वनाथ पूजा के लिए ब्राह्मण, अगरवर, वैश्य, चंडाल, चौहान, सोनार, कलवार, बनियान
बनियाइन और आदि जो ये पटरानी बरसाइन आदि स्त्रियों के साथ जाना भी लोक परंपरा से ग्रहित है। यह प्रेम की सामाजिकता है, लेकिन लोक परंपरा की पूरी झलक वहाँ दिखाई पड़ती है, जहाँ पद्मावती एक सामान्य स्त्री की तरह अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है कि ओ सहेली सबे बियाही मैं कहाँ देव कतहु वर नाही। यानी कि वो कहती है कि सब क्या मतलब वो मेरे योग्य कोई वर नहीं है, मतलब वो चाहती है कि उसका ब्याह हो। पद्मावती यहाँ एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक सामान्य घर की लड़की हो गई है, जो यह मान्यता मांगती है कि अगर मेरे योग्य वर से मेरी शादी हो जाए तो मैं उसकी पूजा करूंगी। पद्मावती का एक राजकुमारी की अपेक्षा एक सामान्य स्त्री के रूप में वहाँ जितना स्वाभाविक चित्र हुआ है अन्यत्र दुर्लभ है। यानी एक राजकुमारी ना होकर उसको सामान्य स्त्री के रूप में दर्शाया गया और उसका एकदम स्वाभाविक चित्रण किया है, जो कहीं और नहीं मिलेगा हमें। तात्पर्य यह है एट द एंड कि पद्मावत की पूरी रचना लोकात्मक है और इसलिए इसमें इतनी सजीवता, मार्मिकता और सरसता है। और इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ सकता है। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाएंगे जहाँ पे मेरा मेन मोटिव होता है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना और आपको समझाना। थैंक यू।